नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब सिर्फ 26 दिन बचे हैं और उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर भारत की बात में मैं आपको दिखा रहा हूं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। सोनिया का राजस्थान से राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर कि सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। सोनिया राजस्थान से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगी और वहां से उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। और मेरे साथ इस वक्त जैनेंद्र कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जैनेंद्र से हम बात करेंगे। जी जैनेंद्र, बड़ी खबर कि सोनिया लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। बिल्कुल रोहित जी, सोनिया गांधी की जो सेहत है इसके मद्देनजर पार्टी में लंबे समय से इस बात पर विचार चल रहा था कि सोनिया गांधी को इस बार लोकसभा चुनाव न लड़वा करके राज्यसभा भेजा जाए। और अब जबकि राज्यसभा की 60 से ज्यादा सीटें खाली हुई हैं, जिसमें से कि 10 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली हैं, जिनको लेकर के नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। उसमें बड़ी खबर कांग्रेस सूत्रों के हवाले से यह है कि सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही हैं और वो राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी, राजस्थान से राज्यसभा चुन करके पहुंचेंगी। संभावना पहले ये जताई जा रही थी कि सोनिया गांधी हिमाचल से राज्यसभा जा सकती हैं। हालांकि वहां पर जो विक्ट्री मार्जिन है उसमें और कांग्रेस के पास जो विधायकों की संख्या है उसमें ज्यादा अंतर नहीं। हालांकि जाहिर सी बात है कांग्रेस को बहुमत है वहां पर, लेकिन कांग्रेस को संभवतः क्रॉस वोटिंग का खतरा था, इसीलिए हिमाचल से दूर रखा गया है सोनिया गांधी को। और बड़ी खबर यह है कि वो राजस्थान से राज्यसभा जाने वाली है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में रायबरेली की सीट सोनिया गांधी इस बार रायबरेली की सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रही। जी बिल्कुल जैनेंद्र, आपका शुक्रिया इस बड़ी खबर के लिए। लोकसभा चुनाव की एक और बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर। सोनिया गांधी अब तक रायबरेली से चुनाव लड़ती थी। कांग्रेस अब वहां से किसे मैदान में उतारती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज बिहार में जिस तरह से बीजेपी ने हाथ से निकली बाजी पलटी है, वो भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि अब से ठीक 24 घंटे पहले लग रहा था कि बिहार में सत्ता की बाजी एनडीए के हाथ से निकल जाएगी, लेकिन दिल्ली से गए एक फोन कॉल ने वहां का सीन बदल दिया। कल तक तेजस्वी खेला करने की बात करते थे, लेकिन फ्लोर टेस्ट हुआ तो उन्हीं के साथ खेला हो गया। इस पर बीजेपी क्या कह रही है, सबसे पहले मैं आपको वही दिखाता हूं। खेला करेंगे तो आपको याद होना चाहिए ये बीजेपी है, ये आपसे ज्यादा बड़े खिलाड़ी हैं और हम लोगों ने उनके 3 विकेट उड़ा दिए और हमारी संख्या, हमारा एक विधायक भी नहीं टूटा। बहुत ईमान खरीदने की कोशिश की गई, बहुत उनको लालच दी गई, लेकिन हमारा विधायक पूरी तरह इंटैक्ट रहा। अब भाप वाला इंजन हट गया, अब वंदे भारत मोदी का इंजन लग गया है। ये सरकार पूरा कार्यकाल अपना पूरा करेगी। तो बिहार की बाजी एनडीए ने बेशक जीत ली है, लेकिन यह मुकाबला ऐसा था जिसमें आखिरी वक्त तक सबकी सांसें अटकी रही। कल रात 8 बजे तक यही लग रहा था कि सत्ता की बाजी एनडीए के हाथ से फिसल सकती है। सारे डेवलपमेंट इसी तरफ इशारा कर रहे थे। बिहार में फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले जेडीयू के 4 विधायक अचानक पार्टी के रडार से बाहर हो गए। 4 विधायक वाले जीतन राम मांझी भी एनडीए की कमजोर कड़ी के तौर पर दिखाई देने लगे। मांझी ने 10 जनवरी को लेफ्ट के विधायक महबूब आलम के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद खबरें आ रही थी कि मांझी पाला बदल सकते हैं। जब भी नीतीश ने आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी की मदद से सरकार बनाई थी, तेजस्वी तभी से कह रहे थे कि बिहार में खेला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जेडीयू के विधायकों के रडार से गायब होने के बाद और मांझी को लेकर जो खबरें आ रही थी, उनमें सत्ता पक्ष की चिंता बढ़ी हुई थी। लेकिन रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक चले एनडीए के मिडनाइट ऑपरेशन ने पूरा का पूरा सीन बदल दिया। सियासी रणभूमि भले ही पटना की थी, लेकिन इन 12 घंटे तक नीतीश कुमार के साथ मिलकर अमित शाह दिल्ली से ही बिहार की राजनीति को हैंडल करते रहे। अमित शाह ने एचएएम के संरक्षक और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने मांझी को 2 बार फोन किया। दोनों के बीच दोनों ही बार काफी लंबी बातचीत हुई।
बातचीत में किसने क्या कहा यह तो पता नहीं चला, लेकिन हां यह पता जरूर चला है कि बातचीत हुई है। लेकिन पटना में इसका असर साफ दिखाई देने लगा। सुबह फ्लोर टेस्ट के लिए जीतन राम मांझी जब बिहार विधानसभा पहुंचे तो उनके साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी थे। मांझी के साथ नित्यानंद राय की मौजूदगी अपने आप में बड़ा मैसेज था। यह साफ समझ में आने लगा था कि मांझी मान चुके हैं वो एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष की मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं थी, मुश्किलें और भी थी। जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब जेडीयू की विधायक बीमा भारती, दिलीप राय का अता पता नहीं था। बीजेपी के 3 विधायक रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव भी सदन में नहीं थे। बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार कह रहे थे कि उनके सारे विधायक सदन में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां से जिस तरह विधायकों को तोड़ने की कोशिश किए जाने की खबरें आ रही थी वो एनडीए की चिंता बढ़ा रही थी। हालांकि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप लगातार एक्शन में थी। विधानसभा में सत्ता पक्ष के फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति का असर भी कुछ देर में दिख गया। जेडीयू की विधायक बीमा भारती और बीजेपी की विधायक रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव एक एक कर सदन के अंदर पहुंच गए। इसके बाद जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने सिर्फ बहुमत ही हासिल नहीं किया, संख्या बल से ज्यादा वोट भी लिए। माननीय सदस्यगण, हाँ के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। 129 है। देखो आप भी अब 130 हुए। 130 उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। तो देखिए, जब विश्वास मत पर बहस के बाद वोटिंग की बारी आई तो महागठबंधन के सारे विधायक सदन से बाहर चले गए। यह बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस दिन पाला बदलकर एनडीए के साथ गए थे, तेजस्वी और उनकी पार्टी के लोग उसी दिन से कह रहे थे कि नीतीश बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे, खेला हो जाएगा। खेला तो हुआ, लेकिन आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ ही पूरा खेला हुआ। ये आंकड़े देखिए जो अपने आप में एक बड़ी कहानी बयां कर रहे हैं। बिहार में विधायकों की कुल संख्या 243 है। इस लिहाज से बहुमत का आंकड़ा 122 का हुआ। फ्लोर टेस्ट से पहले तक एनडीए के नेता 128 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे थे, लेकिन उन्हें 129 वोट मिले हैं, जो अपने आप में तस्वीर साफ करते हैं। मतलब जेडीयू और बीजेपी ने अपनी तरफ से जितने वोट का हिसाब लगाया था फ्लोर टेस्ट में, उन्हें उससे भी 1 वोट ज्यादा मिल गया। यहां यह बात समझना जरूरी है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, विधायक दोनों तरफ के टूटे, यह अलग बात है कि किसी के कम टूटे, किसी के ज्यादा टूटे। जेडीयू के 45 विधायक हैं, लेकिन उसके एमएलए दिलीप राय सदन में नहीं पहुंचे। इस हिसाब से एनडीए का वोट 128 से घटकर 127 होना चाहिए था। इसके अलावा जेडीयू की माहेश्वरी हजारी डिप्टी स्पीकर है, वो सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे, अध्यक्ष के आसन पर थे, उन्हें भी वोट नहीं डाला। इस हिसाब से एनडीए को 126 वोट मिलते, लेकिन उसे 129 वोट मिल गए। दरअसल आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी ने नीतीश के पक्ष में वोट डाल दिया और इस तरह नीतीश के समर्थन में डाले गए वोट की संख्या 129 हो गई। तो ये वो पूरा आंकड़ा था। बीजेपी और जेडीयू ने बिहार में अपनी सरकार ही नहीं बचाई, विपक्ष के 3 विधायकों को भी अपने पाले में खींचकर यह बता दिया कि रणनीति अगर मजबूत हो तो हर मुश्किलबाजी आसानी से जीती जा सकती है। वैसे आज जो बिहार में हुआ उसका असर सिर्फ सूबे की सत्ता तक नहीं रहेगा, आगे तक यानी लोकसभा चुनाव तक भी इसका असर दिखाई देगा। अल्टीमेटली लोकतंत्र की विजय हुई और इससे 2024 का रास्ता भी आसान हो गया। भारतीय जनता पार्टी के मिलन से और अन्य सहयोगी दलों के मिलन से पिछली बार हम 39 सीटें जीते थे, इस बार हम 40 सीटों पर जीतने में कामयाब होंगे। दोनों मिलकर के 400 के आंकड़े को पार करने की दिशा में अग्रसर है। तो बिहार के बहुमत परीक्षण ने 2024 के चुनाव से पहले एनडीए को नया बूस्टर डोज दे दिया है और 400 पार वाला टारगेट हासिल करने के लिए बीजेपी ने एक नया दांव चल दिया है। देखिए, राजनीति में भी इन दिनों एक कहावत खूब कही जा रही है कि विपक्ष की समझ जहां खत्म होती है, बीजेपी की सोच वहीं से शुरू होती है। बिहार में बड़े खेल के बाद बीजेपी ने एक बड़ा खेल अब यूपी में भी कर दिया है।
जो आरएलडी कल तक समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी थी, वो अब एनडीए में शामिल हो गई है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया है। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के का ही नहीं, कि हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान है। हालांकि आरएलडी को एनडीए में लाने की स्क्रिप्ट उसी दिन लिखी जा चुकी थी जिस दिन पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। और जब जयंत चौधरी से पूछा गया था तो क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे, तब जयंत ने कहा था कि अब किस मुंह से मना कर पाऊंगा। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी 400 पार के लक्ष्य पर काम कर रही है, जिसे हासिल करने के लिए वो कई मोर्चों पर लीक से हटकर बैटिंग कर रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अयोध्या और काशी के बाद जिस मथुरा की सबसे ज्यादा चर्चा है, पूरे देश और दुनिया की निगाहें वहां टिकी रहती हैं, जिसे पश्चिमी यूपी का सेंटर पॉइंट भी कहा जाता है। बीजेपी अपना कोई भी बड़ा काम शुरू करती है वहीं से, तो यहीं से करती है। वहां से बीजेपी श्रीकांत शर्मा को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है, या यूं कहें कि श्रीकांत शर्मा का नाम मथुरा से लगभग तय हो गया है, बस ऐलान करने की देरी है। श्रीकांत शर्मा को मथुरा से चुनाव लड़ाने के पीछे एक वजह हेमा मालिनी की बढ़ती उम्र और उनकी व्यस्तता को भी बताया जा रहा है। वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, पार्टी पर स्थानीय चेहरा देने का दबाव भी था, तो ये तमाम बातें जरूर कही जा रही हैं। मथुरा में हेमा मालिनी जरूर एक बहुत पहचाना हुआ नाम थी, बहुत बड़ा नाम थी, लेकिन समस्या ये थी कि वहाँ पे जो स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने के लिए उनके पास समय नहीं था। वो मथुरा में ज़्यादा रह भी नहीं पाती थी, समय भी नहीं दे पाती थी। तो ऐसे में लगातार पार्टी पे भी दबाव था कि एक ऐसा नेता हो जो कि स्थानीय हो, जिससे बात रखी जा सके। तो मुझको लगता है कि श्रीकांत शर्मा इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पे ब्राह्मण इग्नोर है। तो मुझको लगता है कि श्रीकांत शर्मा को एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पे भी प्रोजेक्ट करेगी बीजेपी। लेकिन मथुरा की सीट जाट बाहुल्य मानी जाती है। यहां जाटों की सबसे ज्यादा आबादी भी है। इस सीट पर 18 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 3.5 लाख जाट वोटर हैं। दूसरे नंबर पर 3 लाख ब्राह्मण हैं। ठाकुर वोटर की संख्या भी 3 लाख के करीब है। यहां जाटव 1.5 लाख, वैश्य 1 लाख, मुस्लिम 1.5 लाख और यादव 70,000 के करीब हैं। यह मथुरा का जातीय आंकड़ा है इस लोकसभा सीट का। ऐसे में एक जाट बाहुल्य सीट से एक ब्राह्मण को चुनाव लड़ाने का फैसला कई सवाल भी खड़े करता है, खासकर तब जब आरएलडी एनडीए में शामिल हो चुकी है और खुद आरएलडी मथुरा की सीट पर अपना दावा जता रही थी। देखिए, 2019 में जब एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन हुआ था, तब यह सीट आरएलडी के हिस्से में आई थी। वो अलग बात है कि आरएलडी मथुरा में जीत नहीं पाई थी। 2014 में आरएलडी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तब भी मथुरा सीट आरएलडी के कोटे में आई। 2009 में जब आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ था, तब भी यह सीट आरएलडी के हिस्से में आई थी और जयंत चौधरी पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। तो ये मथुरा सीट का आंकड़ों के लिहाज से नतीजा है। और 2024 में आरएलडी फिर से मथुरा पर अपना मजबूत दावा मानकर चल रही थी, लेकिन अब श्रीकांत शर्मा का नाम मथुरा से फाइनल माना जा रहा है, जिससे आरएलडी का दावा मथुरा पर कमजोर दिख रहा है। और इस कमजोर होते दावे ने समाजवादी पार्टी को आरएलडी पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। मथुरा पर आरएलडी के कमजोर दावे की एक नहीं कई वजह है। इस पर एक बड़ी वजह यह है कि जब जब आरएलडी बीजेपी से अलग होकर किसी और पार्टी के साथ चुनाव लड़ी, उसके खाते में हार ही आई है। 2014 में जब आरएलडी बीजेपी से अलग हो गई और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, तब इस सीट पर जयंत को हार का सामना करना पड़ा। तब से आरएलडी नंबर 2 पार्टी बनकर रह गई। इसका साफ और सीधा मतलब यह कि बीते 3 लोकसभा चुनाव में आरएलडी को सिर्फ एक बार ही यहां पर जीत मिली है।
जयंत चौधरी ये देख रहे होंगे ना कि हेमा मालिनी के साथ जब वो खुद मैदान में उतरे और जब उनका कैंडिडेट उतरा तो दोनों बार हेमा मालिनी ने 3 लाख से अधिक के मतों से अपनी जीत दर्ज कराई। तो जो जीत का डिफरेंस है वो बताता है कि ये सीट कभी भी आरएलडी के पास नहीं होनी चाहिए, ये सीट होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के पास। और भारतीय जनता पार्टी के पास अगर ये सीट है तो श्रीकांत शर्मा सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं, क्योंकि वहाँ या तो पार्टी जाट को उतारेगी या पार्टी को ब्राह्मण उतारना पड़ेगा। देखिए, ये सब बातें तब हो रही हैं जब बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी आरएलडी, यानी आरएलडी बिना बीजेपी के मथुरा से चुनाव नहीं जीत सकती। ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है। यही वजह है कि तमाम जानकार भी इस तरह के तर्क दे रहे हैं। देखिए, जाट बाहुल्य होने के बाद भी मथुरा पर बीजेपी की पकड़ कितनी मजबूत है, इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। पिछली 2 बार से हेमा मालिनी यहां से बीजेपी के सांसद हैं। मौजूदा समय में मथुरा की सभी 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। मथुरा विधानसभा से खुद श्रीकांत शर्मा विधायक हैं और छाता सीट से लक्ष्मी नारायण चौधरी विधायक हैं, जो कि मंत्री भी हैं, योगी सरकार में गन्ना मंत्री हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यह भी है कि बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए क्या आरएलडी ने अपनी मजबूत सीटों पर समझौता कर लिया है? क्योंकि जीत ना सही, वोट प्रतिशत इन सीटों पर आरएलडी का अच्छा खासा था और यह बात कहीं ना कहीं आरएलडी के जहन में भी जरूर होगी। राजनीति में इन दिनों एक कहावत खूब कही जा रही है, जिस कहावत का जिक्र मैंने पहले भी किया था कि विपक्ष की समझ जहां खत्म होती है, बीजेपी की सोच वहीं से शुरू होती है। देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी यहां पर मथुरा जैसी सीट पर एक ब्राह्मण चेहरे को उतारकर यह संदेश भी देना चाहती है कि वो जातीय जो जटिलता है और खासतौर पर जो जातीय गठबंधन होता है, या यूं कहें कि किस सीट से किस जाति के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना है, इस धारणा को भी तोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने की पटकथा लिखी गई कुछ महीने पहले, और जहां जहां यह पटकथा लिखी गई वहां वहां एक एक ईंट दरकती दिख रही है। बिहार में नीतीश, यूपी में जयंत और अब महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। देखिए, अशोक चव्हाण का इस्तीफा महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। उनके इस्तीफे की अगर बात करें तो उनके बीजेपी में जाने की चर्चा है। हालांकि चव्हाण इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन घटनाक्रम बता रहा है कि चुप्पी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकारों में बड़े मंत्री पद संभाल चुके हैं और 2 साल मुख्यमंत्री भी रहे। अशोक चव्हाण के पिता शंकरराव चव्हाण भी महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र में इकलौते पिता पुत्र की जोड़ी है जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कल तक इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के लिए ज्यादा से ज्यादा सीट मांगने वाले अशोक चव्हाण में ना अब अपना नाता पार्टी से तोड़ लिया। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि किसी के जाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था, वो मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। वही बताएंगे क्यों गए, और कोई जाने से पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान वगैरह कुछ होता नहीं। पार्टी में लोग आते रहते। अशोक चव्हाण का कांग्रेस से इस्तीफा भले ही चौंकाने वाला हो, लेकिन बता दूं इसकी अटकलें करीब 1 साल से लग रही थी, क्योंकि लंबे समय से अशोक चव्हाण कांग्रेस लीडरशिप से नाखुश थे और इसकी कई वजह हैं। देखिए, पहली वजह यह कि अशोक चव्हाण महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष पद नाना पटोले को दिया गया। पिछले कुछ महीने में नाना पटोले और अशोक चव्हाण के बीच तल्खी काफी बढ़ गई थी। दूसरी वजह, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे और महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद अशोक चव्हाण अपने लिए बेहतर रोल चाहते थे, लेकिन पहले शिवसेना और बाद में एनसीपी में 2 गुटों में फूट के बाद अशोक चव्हाण को महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। तीसरी वजह, अशोक चव्हाण महाराष्ट्र में लोकसभा सीट बंटवारे से भी खुश नहीं थे। राज्य की 48 सीट में शिवसेना अधिक से अधिक सीटों और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस कम सीट पर, इससे भी अशोक चव्हाण खुश नहीं थे। तो ये तमाम वजह अशोक चव्हाण के एग्जिट की मानी जा रही है। अशोक चव्हाण चाहते तो काफी पहले बीजेपी में आते और शिंदे मंत्रिमंडल में मंत्री पद भी ले सकते थे, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के नेता अशोक चव्हाण को मंत्रिमंडल में लेने से खुश नहीं थे। महाराष्ट्र बीजेपी नेता चाहते थे कि अशोक चव्हाण बीजेपी में तो आए पर केंद्र की राजनीति करें,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज नहीं तो कल चौहान बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि डील हो चुकी है। पिछले साल ही अशोक चौहान और देवेंद्र फडणवीस के बीच कई बैठकें हुई थी। अशोक चौहान को बीजेपी में शामिल करने पर बीजेपी का केंद्र नेतृत्व भी हरी झंडी दे चुका है। बीजेपी के कई बड़े नेता सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि अशोक चौहान के लिए दरवाजे खुले हैं। जल्द ही इसकी तस्वीर भी पूरी तरह से साफ हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने कह दिया है कि उसके दरवाजे खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई आना चाहता है, उसके लिए हमारे पार्टी में उनका स्वागत है। हमारा उनका गमछा हम उनको देंगे। वो विचारधारा पे वो काम करने के लिए कोई तैयार है तो हम सबके लोग लेने को तैयार है। देखिए, पता चला है कि अशोक चौहान अकेले बीजेपी में नहीं जाएंगे। उनके साथ 12 से 14 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जुड़ेंगे, लेकिन यह सब राज्यसभा चुनाव के बाद हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीट पर 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। संख्या बल के आधार पर बीजेपी 3, शिवसेना एकनाथ शिंदे 1, एनसीपी अजित पवार 1 राज्यसभा सीट पर जीत सकते हैं। लेकिन बीजेपी की नजर छठी सीट पर है। बीजेपी को उम्मीद है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो वो सीट भी वो जीत सकती है और उसमें अशोक चौहान समर्थक एमएलए की बड़ी भूमिका होगी। लेकिन मैं बता दूं कि अशोक चौहान के समर्थक विधायक अभी बीजेपी से नहीं जुड़ेंगे। सही मौके पर इसका ऐलान होगा। हालांकि इसकी चर्चा है कि महाविकास अघाड़ी राज्यसभा के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को मैदान में उतार सकती है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि बीजेपी की नजर अशोक चौहान पर ही क्यों है? तो इसका साफ और सीधा जवाब है, शिवसेना टूट चुकी है, एनसीपी भी टूट चुकी है, शरद पवार की उम्र बढ़ रही है और पकड़ कमजोर हो रही है। ऐसे में अशोक चौहान के आने से बीजेपी को एक बड़ा मराठा चेहरा मिलेगा और विदर्भ में जनाधार मजबूत होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने महाराष्ट्र के 48 सीटों का जो सर्वे करवाया है, उसमें विदर्भ की 6 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को चुनौती मिलने की बात कही है। ऐसे में अशोक चौहान बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी विदर्भ को आसानी से जीत सकती है। बात करते हैं किसानों की, जिनके साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल रही है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून बनाने, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, कृषि ऋण माफी समेत कई मांगे कर रहे हैं। इस बैठक से सरकार इन्हीं मुद्दों का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। मैं बता दूं कि मीटिंग चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में मगसीपा ऑफिस में चल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा इस बैठक में शामिल हुए हैं, जबकि किसानों की तरफ से जगजीत सिंह डल्लेवाल इस बैठक में शामिल है। इसके अलावा सरवण सिंह पंधेर, अभिमन्यु कोकाहाड़, इंद्रजीत कोटमुधा, बलदेव सिंह सिरसा, जर्नैल सिंह और शिव कुमार कक्का मीटिंग में मौजूद है। असीम बस्सी हमारे संवाददाता इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। असीम, बैठक की क्या स्थिति है? बैठक चल रही है, किसी नतीजे पर जाती हुई दिख रही है क्या बैठक? देखिए, मैं आपको बता दूं रोहित कि 6:15 बजे बैठक शुरू हुई थी। दिल्ली से 2 यूनियन मिनिस्टर आए थे और एक 13 मेंबरी डेलीगेशन जो फार्मर्स का है, उनके साथ ही जो मीटिंग है महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चल रही है और ये सेकंड मीटिंग है। पिछली बार मीटिंग हुई थी लेकिन उसमें ब्रेक थ्रू नहीं मिला था। 2 घंटे से बैठक चल रही है। कुछ लोगों को उम्मीद है शायद बात बन जाए, लेकिन जो एमएसपी के ऊपर जो किसान हैं वो बहुत ही उस पर अड़े हैं कि एमएसपी को एक लीगल गारंटी लॉ बनाया जाए, जो इस वक्त मुझे लगता है पार्लियामेंट नहीं है, मुश्किल हो सकता है। और जो डिमांड्स हैं, सारे पर्चे रद्द किए जाएं, पूरा फार्म डेट वेवर किया जाए, इंश्योरेंस की जाए और जितने भी अरेस्ट लोग किए गए थे किसान, उनको हटाया जाए। और आज किसानों ने वो भी बहुत ऑब्जेक्शन किया है कि जिस तरह हरियाणा में बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए हैं, कील लगा दिए गए हैं, किस तरह सीमेंटेड जो हैं वो ब्लॉकेड्स वहाँ पे लगाए गए हाईवे पे, उस पर भी ऑब्जेक्शन जो किसानों ने किया है। तो अभी मुझे लगता है कि अभी सस्पेंस है, कुछ कहना मुश्किल है कि बात बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन किसानों की तैयारी बहुत ज्यादा है। अगर हरियाणा पुलिस की है, किसानों की भी तैयारी बहुत ज्यादा है। अमृतसर से आज सुबह ही काफिला चल पड़ा था, फतेहगढ़ साहब तो कुल मिलाकर बैठक से उम्मीद जरूर की जा सकती है। अब नतीजा क्या आता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे, ये बैठक किसानों के दिल्ली कूच से पहले काफी अहम मानी जा रही है। पंजाब और हरियाणा के 26 किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। किसान दिल्ली में एंट्री ना कर पाए, इसके लिए 5 बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, जिसमें संभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर,
गाजीपुर बॉर्डर, फरीदाबाद और बदरपुर बॉर्डर पूरी तरह से सील है। दिल्ली से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 9 की सर्विस लेन भी बंद कर दी गई है।